अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। साकिब बशीर अपने YouTube चैनल पर हम इकट्ठे आज जो है वो व्लॉग करेंगे और अदील सरफराज। तो आज हम तीनों ने इज्तिमाई व्लॉग करने का फ़ैसला किया और बड़ी अहम ख़बरें हैं। 3 मेज़बान हैं आपके हम, और 3 बड़ी ख़बरें हैं। सबसे पहली कि जो फ़ौजी अदालतों से दी गई सज़ाएँ थी, उनमें से 19 मुल्ज़मान जो थे 9 मई के, उनको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने माफ़ कर दिया है। उन पे रहम आ गया है उनको, और इन मुल्ज़मान की रहम की अपीलें मंजूर हो गई हैं। दूसरी बड़ी ख़बर साकिब बशीर साहब आप बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि PTI के 26 जो नवंबर का एहतजाज था उसमें बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी। तो आज उस हवाले से सबसे ज़्यादा तकरीबन 350 से ज़ायद PTI के वर्कर्स की ज़मानत की दरख्वास्तें लगी हुई थी, और अभी तक की इतलात के मुताबिक जब हम बात कर रहे हैं तो 200 से ज़ायद जो PTI वर्कर्स हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। अभी उनकी लिस्टें लगनी है, कौन कौन है, कब रिहाई होगी, इस पे भी हम बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर जो है वो अदील सरफराज ऑफिशियल दे रहे हैं। सर तीसरी एक तो खबर यह है कि मुज़ाकरात इस वक्त भी चल रहे हैं और उनमें कहा जा रहा है कि एक ब्रेक थ्रू हो सकता है आज नहीं तो कल। और एक और अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि फ़ौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गया है। 7 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में वो बैठेगा और फ़ौजी अदालतों का केस सुनेगा। आपको याद होगा लास्ट समाअत पर एक ऑर्डर आया था जिसके नतीजे में अब ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, चलें इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को रहम आ गया है उन 19 मुल्ज़मान पर कि जिनको 2-2 साल की कैद की सज़ाएँ दी गई थी, और उन्होंने अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत, फ़ौज के कानून के तहत जो है अपील की थी, रहम की अपील की थी। तो हमारी वैसे साकिब बशीर साहब और अदील साहब कुछ देर पहले ही कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम से भी बात हुई जो कि जैक ब्रांच में काम करते रहे हैं। हमने उनसे ये पूछा कि रहम की अपील में और आम अपील में क्या फ़र्क है। रहम की अपील का जो हमें समझ आई वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ जो हैं वो सज़ाएँ मिलने के बाद किसी वक्त भी उनको माफ़ कर सकते हैं, मगर उनकी ये स्वाबदीद है। तो लेकिन मेरी ये राय है कि ये 2 साल वाली जो सज़ाएँ हुई थी इनमें से तकरीबन 1 साल और 7 या 8 महीने तो वो पहले ही जेल काट चुके हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहम आया भी है तो वो 4 महीने का रहम है, यानी कि 4 महीने बाद वैसे भी ये सज़ाएँ ख़त्म हो जानी थी। और ये सज़ाएँ जो अब माफ़ की गई हैं तो ये 2 साल की कैद की सज़ा माफ़ नहीं हुई, ये सिर्फ 4 या 5 महीने की कैद की सज़ा माफ़ हुई है, जिसके बाद वैसे भी इन 2 साल की कैद वाले मुल्ज़मान ने बाहर आ जाना था। तो साकिब बशीर साहब आप वैसे इसकी टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं? ये जो इस वक्त जो माफ़ी दी गई है 2 साल की सज़ा में, क्योंकि इसमें तो 10 साल वाले भी थे, 9 साल वाले भी थे, 6 साल 5 साल वाले भी थे, उनमें से तो किसी की सज़ा माफ़ नहीं, तो इसको क्या समझा जाए? एक तो जो 2 साल वाली सज़ा है, अगर हम सिविलियन जो हमारा लॉ है उसमें जो अदालतों में मुरवजा कानून है उसके तनाजुर में अगर हम देखें, अगर किसी मुलज़म को किसी केस में 2 साल की सज़ा मुतवक्को कि आगे चलकर 2 साल की सज़ा होगी, तो जब उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके 2 या 3 मंथ के बाद उसको ज़मानत मिल जाती है, और उसके बाद वो केस भुगतता है, और उसके बाद डिसाइड होता है, अदालत कहती है कि 2 साल की सज़ा होनी है या नहीं होनी। फिर इसके बाद जो अगला मरला होता है, मतलब वो इस सूरत में 1-2 माह वो जेल रहा होगा, 3 माह रहा होगा। फिर जब सज़ा होती है तो सज़ा होते ही उसी ट्रायल कोर्ट को ये इख्तियार है कि 2 साल की सज़ा किसी को हुई है तो उसी टाइम वो सस्पेंड करें और कहें जाएँ आप अपील कर दें। ये लेसर पनिशमेंट इसको कहते हैं, और वो फौरी तौर पर उसको गिरफ़्तार करने का ऑर्डर भी नहीं करते, कहते हैं जाएँ आप अपील कर लें हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट सुनती है और उसके बाद आगे बढ़ जाती है। तो ये 4 माह की सज़ा भी मेरे ख्याल में नहीं बनती, इस लिहाज से कि अगर एक बंदा 2 साल की सज़ा काट रहा हो, आपको पता है ईदों पर जो उनकी सज़ाएँ कम की जाती हैं, और 14 अगस्त पर और जो कोई नेशनल डेज़ हैं
उनमें सज़ाएँ कम की जाती हैं, तो उस लिहाज से महीना डेढ़, मेरा महीना तो वैसे उनकी सज़ा जो है वो कम हो जाती है, तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में महीना डेढ़ या 2 महीने बनती है वो जो सज़ा उनकी इस लिहाज से जो है वो माफ़ की गई है और उनको जो है रिहाई दी गई है। ये बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको आप कहें कि कोई बात है, मेरे ख्याल में नहीं है। अगर 10 साल या 7 साल के मुलजमान को की सज़ा माफ़ की जाती तो फिर मेरे ख्याल में फिर बड़ी खबर थी। जो तनाजुर आप बात कर रहे हैं, इस तनाजुर में मैं ये समझता हूँ कि जब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऐन उसी दिन ये खबर आना, मेरा ये ख्याल है कि इसको थोड़ा सा अगर हम मुस्बत अंदाज में कह लें कि ये एक मुस्बत खबर हो सकती है कि चलें ज़्यादा नहीं तो 19 या 20 लोग जो है वो रिहा हुए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, आइन कानून, ट्रायल नहीं हो सकता, ये वो सारे चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट भी आप अगर इनडायरेक्टली अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट भी सरेंडर कर चुकी थी और वो अब जो है वो क्या केस सुनेगी। तो इस सारे तनाजुर में इस 19 अफराद का बाहर आना भी मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। चले ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 18, 19 या 20 माह के बाद वो जो है बाहर आ चुके हैं और मौजूदा तनाजुर में उसका जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी बनता है। और इसी के साथ अगर कहें आपको ऐड कर दूं या नेक्स्ट में जो PTI की आज जमानतें लगी हुई, चले उसके ऊपर भी हम बात करेंगे ज़रूर। अदील, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, वैसे तो पूरी कौम ही रहम की अपील कर रही है, काबिल रहम है और मुझे यकीन है कि रहम खाया जाएगा। तो अब मगर ये जो सज़ाएँ माफ़ हुई हैं, तो आपके ख़्याल में इन सज़ाओं की माफ़ी के पीछे कोई हिकमत अमली है, कानूनी हिकमत अमली भी हो सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है और जो आपने बताया कि अब अगले हफ्ते लग गया है, तो उसमें कम से कम ये जो लोग जिनको माफ़ कर दिया गया है, जिन पे रहम खा लिया गया है, ये लोग कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक नहीं रहेंगे और कम से कम ये आउट हो गए हैं और ये कहेंगे जान छूटी सो लाखों पाए। आपको क्या लग रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में जब ये बताया जाएगा कि 19 अफराद को माफ़ कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फ़ौरन ही जो है इसको एक्नॉलेज करने के लिए केस भी लगा दिया है, तो आपको क्या लग रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, बाकायदा दलाइल होंगे या मज़ीद कोई तारीख पड़ जाएगी? सर, दलाइल तो होंगे ही और ख्वाजा आरिफ साहब के भी ग़ालिबन दलाइल कुछ बाकी हैं और दीगर भी साइड के भी दलाइल होना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ नज़र ये आ रही है, जैसा कि इन्होंने भी बताया साकिब साहब ने, कि मुज़ाकरात एक जानिब हो रहे हैं और मुतालबा क्या है सर, रिहाई का, और उसमें पार्डन जो है, एक तो इस मौके के ऊपर ये ख़बर आना कि 19 अफराद जिन्होंने सबसे पहले जो बात साबित करने की कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि 19 अफराद ने आर्मी चीफ से रहम की अपील की है और फिर आर्मी चीफ इतने हमारे क्योंकि दयालु तो वो हैं, उन्होंने उनकी रहम की अपीलें उन पर रहम खाकर मंजूर कर ली हैं और उन्हें छोड़ने का हुक्म दे दिया है। एक तो इसकी ये साइड है। एक दूसरी साइड ये है जो मुज़ाकरात वाली है कि मुज़ाकरात में अब कम से कम एक गुड फेथ शो किया गया है और ये बताया जा रहा है ग़ालिबन 67 ऐसे हैं जिनकी अभी फ़ैसले होने हैं। बहुत से दीगर लोग हैं जिन्होंने अपीलें और भी कर रखी हैं, उनके ऊपर भी फ़ैसले आइंदा चंद दिनों में ग़ालिबन वो भी मशरूत होंगे इन मुज़ाकरात के साथ। जहाँ तक ताल्लुक़ है सुप्रीम कोर्ट का, एक सवाल बड़ा बार बार आता है जहन में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, मशरूत किया था जो फ़ौजी अदालतें हैं उनमें फ़ैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले के साथ। अब जो फ़ौजी अदालतें हैं उन्होंने एक फ़ैसला किया सज़ाएँ सुनाने का और उन फैसलों के नतीजे में हमने देखा कि मर्सी पिटीशंस आ गई, अपील्स आ गई और उन पर भी सज़ाएँ माफ़ कर 67 लोगों ने मर्सी पिटीशन दायर की, रहम की अपीलें। बिल्कुल। अब इसमें सर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनमें से 19 ऐसे हैं जिन पर रहम खा लिया गया है, जिन्हें छोड़ दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेट से हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला करती है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है वो गैर आइनी है और जो 2 या 3 शिक्के जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही कलअदम करार दिया था उनको बहाल कर देती है, तो क्या उसके नतीजे में ये जो रहम की अपीलें हैं और इन पर आए हुए फ़ैसले ये भी फिर वापस होंगे? सज़ाएँ तो वापस होंगी ही, ये फैसले भी वापस होंगे जो सज़ाओं के नतीजे में आए हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और इस पे भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इसको कैसे एड्रेस करती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है गुडविल का, क्योंकि हमने देखा है यूरोपीय यूनियन का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का आया है, ब्रिटिश का आया है कि फ़ौजी अदालतों ने जिस तरह सिविलियंस को ट्रायल किया और उनको सज़ाएँ सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ईमा पर वन से ये सब कुछ किया गया है, तो उसके बाद अब अगर वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वही आइनी बेंच ये कह देता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फ़ौजी अदालतें नहीं सुना सकती, तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि मामलात ज़्यादा बिगाड़ की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्विकली मेरे ख्याल में ये जो रहम की अपीलें
67 लोगों ने 67 मुल्ज़मान ने दायर की हैं। इसका एक कानूनी पहलू ये भी निकलता है कि अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा कर सकती है कि इन 67 लोगों ने फ़ौज के जुरिस्डिक्शन को और अपनी सज़ाओं को, अपने गिल्ट को, अपने इतराफ़ गुनाह को कबूल किया है और इसके बाद रहम की अपील की है। यानी कि अदालत के अख्तियार को और फ़ौज के कानून को और अदालत के दायराकार को, फ़ौजी अदालत के दायराकार को कबूल किया है। तो इससे क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको नहीं लगता साकिब बशीर साहब के ये केस वीक हो जाएगा उन बड़े बड़े कानूनदानों के लिए कि जो ये कह रहे थे कि सिविलियन का तो ट्रायल ही नहीं हो सकता फौजी अदालत में? अच्छा, जहाँ तक मुझे लगता है या मुझे समझ आई है वो ये है कि 85 लोग थे, 85 के 85 लोगों ने अपीलें, रहम की अपीलें जो है वो दायर की। उनमें से 19 की एक्सेप्ट हो गई और 67 की कोर्ट ऑफ अपील में भेज दी गई। अच्छा, कोर्ट ऑफ अपील मतलब जो इंटरनली जो मिलिट्री कोर्ट्स का नेक्स्ट फोरम है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद, इसका मतलब है सबने रहम की अपील की है तकरीबन। मुझे जो समझ आई है उस प्रेस रिलीज से यही समझ आई है कि 67 की को जो बाकी जो कानूनी तकाजे पूरे करके कोर्ट ऑफ अपील में भेज दिया गया है कि कोर्ट ऑफ अपील इनका केस देखे कि क्या इनकी सजाएं ठीक हुई हैं, यानी जिस तरह अपील 2 साल से ज्यादा है। जी 2 साल से ज़्यादा। तो बाकी रही बात जो आईनी बेंच की, आईनी बेंच ने मेरा ख्याल में पहले भी जो कुछ किया वो कोई काबिल सताइश नहीं है। अब जो अगला मरला है जो अदील सरफराज साहब ने बात की, अब मेरा सवाल ये है कि आज से तकरीबन 8 महीने पहले, ये मार्च अप्रैल में मेरे ख्याल ईद उल फितर थी, जब 20 लोग जो है वो रिहा हुए थे, 1 साल सजा थी, और वो भी उस वक्त आईनी बेंच नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का बेंच था कोई, तो उसने अमीन साहब ही थे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा था कि जिन लोगों को आप रिहा कर सकते हैं कर दें, वो कर दिया। फिर अब जो है वो 19 और हो गए, ये टोटल हो गए तकरीबन 39। अब वो 8 महीने जो है वो रिहा अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, ये जो है वो आज से अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे, और हो सकता है ये आईनी बेंच 1 मंथ में फ़ैसला कर दे या 1.5 मंथ में फ़ैसला कर दे। तो जब ये गुजार चुके होंगे वो दरख्वास्त गुजार तो कहेंगे ना आके, भाई आप इस तरह करें, हमारे रह नहीं दो, हाँ हों रह नहीं दो, तो मैं आपको लिख के देता हूँ। वो दरख्वास्त गुजार कोई एफिडेविट भी उनको देना पड़ा वो देंगे। अब भाई हमने जो काट ली है हमें कबूल है, आप जो है वो लिख दें, ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, बेशक बेंच ना भी कहे, मैं ये समझ रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं खुलासा तो ये एक पॉसिबिलिटी कि 39 लोग जो रिहा हो चुके हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि हम वापस जाएं, वापस कोर्ट में जाएं या अदालतों के धक्के खाएं, या फिर ये तो आईनी बेंच को पहले सोचना चाहिए था। जो यूरोपीय यूनियन की या यूके की या अमेरिका की वो प्रेस रिलीजेज, वो पूरी पाकिस्तानी कौम का वो तनकीद, वो जो आईनी बेंच के खाते में वजारत खारजा ने क्या कहा, वजारत खारजा ने कहा भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसने आईनी बेंच ने हमें जो है वो इजाज़त दी थी, उन्होंने सारा कुछ इन जजों पे डाल दिया। इनको चाहिए था कि वो फैसले में इजाज़त की बजाय कहते कि हम छुट्टियों पे नहीं जा रहे और करें आप फैसला करें। आप बदकिस्मती चेक करें, हमारी पाकिस्तान की ये एपेक्स कोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और तकरीबन 3 चीफ जस्टिस आ चुके हैं सर, अभी तक फौजी अदालतों का फैसला जो है वो लटका हुआ है। और बदकिस्मती हमारी आप ये देखें, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेबसी का आलम आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दे दिया, और बड़ा ही तारीखी फैसला था जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का, कि गैर आइनी है सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालतों में। उन्होंने तो इवन 3 शिक्कें भी उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर पैरा नहीं दे सकी, और देखें एक दिन भी वो फैसला आप कह सकते हैं कि नाफिजुल अमल नहीं हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब आप देखें यहाँ पर वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इंट्रा कोर्ट अपीलें 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, और अब हम बात क्या कर रहे हैं, ये बदकिस्मती है हमारी कि बात ये कर रहे हैं कि 2 साल जो लोग सजाएं काट चुके हैं उनको हम माफ़ कर रहे हैं, या चले 1 साल वाले उनको हम छोड़ देते हैं। नहीं, उन पे रहम खा रहे हैं, माशाल्लाह से रहम खा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है, मैं तो ये बड़ा हैरान। इसमें वैसे सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, इसमें जो आपने बात की कि जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाज़ुल हसन बेंच का फैसला आया और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच बैठा अपील में, तो इस दौरान इस फैसले को इम्प्लीमेंट होना था। फैसला ये था कि आपने ये जो है वो सिविलियंस कोर्ट में ट्रायल होंगे और ये सारे मुल्ज़मान आप हवाले करेंगे, सिविलियन जो जेलें हैं वहाँ पर जाएंगे। 2.25 माह काजी वक़्त काजी फाइज ईसा के दौर में इस फैसले पर अमल नहीं हुआ था, और किसी ने पूछने की भी हिम्मत नहीं की, बल्कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर इतराज़ हुआ। भाई उसने कहा नहीं, उन्होंने स्टे फौरी उन्होंने कहा सस्पेंड करें जी। आपको याद है जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान जो पहली
ख़त किताबत हुई थी वो इसी फौजी अदालतों में इंट्रा कोर्ट अपीलों वाले बेंच बिल्कुल सही है। बहरहाल मैं इसको मुख्तसर अगर बयान करूँ तो अदील साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेबस थी। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की बेबसी नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट की एयानतकारी थी। और आज भी आप देखें तो किस मुंह से ये सुप्रीम कोर्ट अब ये 7 जनवरी को केस लगा रही है कि जब न सिर्फ ये कि लोगों को सज़ाएँ भी हो चुकी हैं और 10-10 साल कैद की सज़ाएँ हुई हैं, उनको उनमें से 19 के ऊपर रहम खा के उनकी 4 माह की सज़ा जो है वो भी माफ़ कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट अब आ गई है कि जी हाँ जी, अब हमने ये देखना है कि सिविलियन शहरियों को फौजी अदालत में ट्राई किया जा सकता है या नहीं। ये एक बुनियादी सवाल था ना। बिल्कुल। और आज 1.5-2 साल गुजर चुके हैं इस चीज़ को, और लोगों को ना सिर्फ ये कि ट्रायल हुआ, उनको गिरफ्तार रखा गया, उनको सज़ाएँ हुई, उनकी अपीलें भी हो चुकी हैं, उनको माफ़ भी कर दिया है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठ के अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी। ये इंतहाई शर्म का मुकाम है इस सुप्रीम कोर्ट के लिए और इस आईनी बेंच के लिए। मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है कि जिस आईनी बेंच ने बजाय इसके कि इस कानूनी सवाल का हंगामी बुनियादों पर जवाब देती, उसने सब कुछ जो है फौजी अदालतों को न सिर्फ ये कि पहले ट्रायल की इजाज़त दी और फिर फैसला सुनाने की इजाज़त दी, और अब अपीलें हो चुकी हैं। और अब ये लोग आके सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के दबाव पे, फौजी अदालतों के दबाव पे, ये लोग आके फिर कहेंगे कि जनाब हम इंटरेस्टेड नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में, और हमें जो है अब आप जो है हमें आप माफ़ करें, हमें आर्मी चीफ ने माफ़ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी जान छोड़े, हमें माफ़ कर दें। तो ये इंतहाई शर्म का मुकाम है, और ये सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ थी, वो मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह नाकाम हुई है। इन सिविलियन शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में बेनकाब हुई है, एक्सपोज हुई है। और अब 7 जनवरी को बैठ के एंड पे हुकूमत कह देगी कि जनाब इन्होंने तो रहम की अपीलें भी कर दी हैं, 85 के 85 लोगों ने इन्होंने तस्लीम भी कर लिया है, इनको रिलीफ भी मिल गई है, अब इनकी अपीलें पेंडिंग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये मामला अभी मज़ीद अर्जन करे, क्योंकि अब ये मामला आर्मी चीफ की अदालत में है। तो इस आईनी बेंच की क्या जुर्रत है कि अब जबकि ये अपीलें आर्मी चीफ की अदालत में है, तो ये बैठ के जो है इस सवाल का जवाब दें। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अब भी इसको थोड़ा सा एहसास होगा कि वो डेली की बेसिस पे रात तक बैठ के भी वो इस कानूनी सवाल का जवाब दे कि क्या सिविलियन शहरियों का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं। मामला इतना आगे चला गया है और हमारे जजेस को इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि इस बुनियादी सवाल का 1.5 साल पहले जवाब जो देना चाहिए था वो आज तक नहीं दे पा रही। और मुझे लगता है अगली तारीख पे भी यही होगा कि अब आर्मी चीफ की अदालत में केस है, तो आईनी बेंच की क्या मजाल है कि वो कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। अच्छा, इसमें जो अटॉर्नी जनरल है ख़ास तौर पर, उनसे मेरा ख्याल में ज़रूर सवाल होना चाहिए कि आप तो कह रहे थे कि बड़ी रीजनिंग आएगी, बड़े फैसले होंगे, बड़े फेयर ट्रायल होंगे और 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। तो 21 दिसंबर 27 दिसंबर के जो फैसले आए वो कापियाँ तो मिले। वो जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं वो बेचारे लाहौर हाई कोर्ट में वो पटिशनें फाइल कर रहे हैं कि जनाब हमें फैसलों की कापी तो दे दें, जिनको 10-10 साल सज़ा हुई है। तो ये कह रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब, तो पता नहीं क्या क्या सीधे पढ़ रहे थे कि ये भी होगा वो भी होगा। कम से कम उनसे पूछें, आप क्यों इस तरह की बातें करते रहे जिनका आपको पता ही नहीं था। बहरहाल इसमें अटॉर्नी जनरल समेत मैं समझता हूँ हमारी चाहे आईनी बेंच है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हुकूमत है, चाहे कुछ वकला हज़रात हैं और चाहे कुछ मातरत के साथ जो मुल्ज़मान के लोग हैं, उनका इंतहाई शर्मनाक किरदार था कि शुरू में कुछ ऐसे लोग भी आए थे अदालत में, आपको याद है कि मुल्ज़मान की तरफ से, कि वो कह रहे थे कि जी हमें फौजी अदालतों पे कोई इतराज़ नहीं है, हमें मंजूर है कि वो अगर कार्रवाई करे। ऐसे भी बेशर्म मैं समझता हूँ लोग थे कि जिनको सिविलियन शहरियों के हकूक़ का कोई इदराक नहीं था, कोई एहसास नहीं था। और फिर कुछ वकला भी ऐसे थे माजरत के साथ कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे थे कि जी ठीक है फैसला करने की इजाज़त दे दी जाए। कुछ ऐसे वकला भी थे, सीनियर वकला भी थे, और आज उनको शायद एहसास होगा कि उनकी सारी हिकमत अमली गलत थी और बिलवास्ता तौर पे वो फौजी अदालतों के दायरा अख्तियार को तस्लीम कर रहे थे और मामलात अब उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी मेरा ख्याल है जो आईनी बेंच या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लटकाया 1 साल तक, मतलब स्टे 1 साल तक रहा, दिसंबर 2023 से 24 तक स्टे रहा। इसमें मेरे ख्याल जो फैमिलीज थी वो भी मतलब अजीब कैफियत में आ गई थी। बट ठीक है, जो कुछ भी है करने दे दी, हमारे लोग तो बाहर आए ना। मतलब वो अब फैमिलीज का भी मेरे ख्याल में दबाव कहीं ना कहीं था कि अब क्या करें। बहरहाल जी, हमारा आईनी बेंच भी और सुप्रीम कोर्ट भी शहबाज स्पीड के साथ चलते रहे। अब क्या कहा जा सकता है, इंसानी हकूक़
पे नाफिज करने का मामला था। अब दूसरी बड़ी जो खबर है वो मुज़ाकरात के हवाले से है। तो अदील, आपके ख्याल में जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये वाकई आज के मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये जो लास्ट मुज़ाकरात थे और आज 2 जनवरी के बीच में भी कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है कि जिसके नतीजे में कुछ प्रोग्रेस शो हो सकती है? जैसे कि साकिब ने कहा कि ये जो 19 लोगों पे रहम खाया गया है, तो ये रहम भी मुज़ाकरात के हवाले से एक मस्बत कोई इंडिकेशन है? सब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो इतनी लंबी तारीख दी गई थी मुज़ाकरात के लिए, आज की तारीख थी और तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़ायद का ये अरसा था। इस अरसे के दौरान बहुत कुछ हुआ है। एक मुज़ाकरात तो चले हो रहे हैं हुकूमती सतह पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बना दी, हुकूमत की एक कमेटी है। एक मुज़ाकरात बताया जा रहा है अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हो रहे हैं, जिनमें मोहसिन नकवी साहब हैं दूसरी साइड से, और भी शायद कुछ लोग हैं जो कि बाअसर हैं और जो बाइख्तियार हैं और जिन्होंने फ़ैसला करना है या मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देनी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक बर्फ़ जो है वो दोनों अतराफ़ से पिघल भी चुकी है। और ये जो आज फ़ैसला आया है, इसी तर्ज पर हम देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद भी फ़ैसले आएंगे, गुड फेथ का मुज़ाहरा भी होगा और फिर इवेंचुअली, क्योंकि इस वक्त नज़र यही आ रहा है सर, हम एक जानिब ये तो कह देते हैं, बड़ा आसान है कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूरी है मुज़ाकरात करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक फुट पर है। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूरी है मुज़ाकरात, लेकिन मेरी रीडिंग ये है कि मुज़ाकरात जितनी मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उतनी ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट की है, फ़ौज की है। उनकी जो अपनी एक रेपुटेशन है, उनके अपने जहनों में ही आप कह लें, वो इस वक्त काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है। आम पब्लिक में जो सेंटिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट डेवलप हो रहे हैं, जो वो किसी हद तक क्या कभी भी मैं नहीं समझता कि वो बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक हेजमनी जो है ना वो ख़राब होती है और उन्होंने अब उसको भी मेंटेन रखना है और उन्हें अब नज़र यही आ रहा है कि इवेंचुअली उन्हें मुज़ाकरात करने, और इसी वजह से ये जो बैकडोर चैनल्स के ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे हैं जो कि ज़्यादा बाअसर भी हैं, वो मेरा अच्छा, आपने कहा कि हुकूमत की भी उतनी मजबूरी है, तो हुकूमत की वैसे क्या मजबूरी है बेसिकली? क्या सदर ट्रंप 20 जनवरी को जो ओहदा संभाल रहे हैं उससे पहले मामलात को तय करने की मजबूरी है या दबाव है हुकूमत पे? सर एक मजबूरी, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। और जो मर्ज़ी आप कह लें, हम यहाँ पर बैठ कर बड़क मार लें कि अमेरिका हमें कुछ नहीं कह सकता, हम देखते अमेरिका की तरफ ही हैं। और 20 जनवरी से पहले ही अमेरिका की जानिब से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उनके कुछ लोग हैं, रिचर्ड ग्रेनल और भी दीगर लोग हैं जो बात कर रहे हैं और जिन्होंने एक तरह से दर्द सर जो बन चुके हैं हुकूमत के लिए और उनको मॉक कर रहे हैं एक तरह से। तो इनका ये भी मजबूरी है कि उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को सेटल करना है। बेशक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते 20 जनवरी से पहले, मगर जो एक बर्बरियत हम देख रहे हैं, जो एक फस्तायत है, वो काफ़ी हद तक कम होगी और उसी की तरफ ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक साकिब, जो मुज़ाकरात के दौरान जो एक मस्बत इशारे मिल रहे हैं उनमें से आपने जो खबर दी है कि बड़ी तादाद में PTI के कारकुनों को भी आज ज़मानत पे रिहाई मिली है, तो वो क्या खबर है? ज़रा उसकी तफसीलात और क्या इसका ताल्लुक भी मुज़ाकरात से हो सकता है? अच्छा, बिल्कुल मुज़ाकरात से ताल्लुक, वैसे लीगली तो उनकी ज़मानतें वैसे भी होनी थी, लेकिन इनडायरेक्टली ताल्लुक आप कह भी सकते हैं कि टाइमिंग और इमरान खान क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो कारकुनान हैं जो उनको जो फौरी तौर पर रिहा किया जाए, तो 350 की ज़मानतें लगी हुई थी। तो अभी लिस्टें उनकी तैयार हो रही हैं जिनकी ज़मानतें हुई हैं और बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 200 से ज़ायद PTI वर्कर्स की ज़मानतें हो गई हैं। तो ये 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में सबसे बड़ी ज़मानतें होंगी जब उनको जो है वो रिहा किया जाएगा। तो ये आप इसको लिंक जो है वो कर सकते हैं। दूसरी जो बात आपने की मुज़ाकरात के हवाले से, कितने हैं कुछ बता दें? तकरीबन 350 हैं जिनकी ज़मानतें आज जब हुई हैं, लगी हुई थी, जिनमें से तकरीबन 200 से ज़ायद की ज़मानतें हुई हैं। अच्छा। अब कुछ हैं जिनकी ज़मानतें आज नहीं हुई, लेकिन जिनकी हुई हैं उनकी लिस्टें अभी तैयार हो रही हैं, एग्जैक्ट फिगर जो है वो आ जाएगी। और ये 26 नवंबर वाले वाक़े के तनाजुर में ये गिरफ्तार हुए थे सारे कारकुनान। और इसमें एक और जो चीज़ आप मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक मुज़ाकरात सामने, एक जो है वो कोई पर्दे के पीछे चल रहे हैं, तो एक जो फ्रीक हैं जो अडियाला जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने पर्दे के पीछे होने वाले मुज़ाकरात या होने वाली पेशकश की आज तस्दीक कर दी है। अच्छा, वो हैं इमरान खान साहब। उन्होंने ये कहा है कि मुझे इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं और खामोश हो जाएं, और मेरी जानिब से बिल्कुल क्लियर अंदाज में उनको कहा गया है कि मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा, आप मेहरबानी करके हमारे कारकुनान और हमारे लीडर्स
जो हैं उनको रिहा करें और उसके बाद मेरी बात होगी मैंने क्या करना है। तो ये यहाँ तक कहा गया है कि आप अदालतों के ऊपर से अपना जो असर रसूख है उसको हटा लें और अदालतों के जरिए ही अगर मैंने बाहर आना कहूँगा। ये बताया जा रहा है, इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब तो ये जो पॉइंट है कि जो इरफान सदीकी साहब जो हुकूमती जो कमेटी है वो ये कह रही थी कि हमने तो ना कोई ऑफर दी ना कोई बात हुई ना बिहाइंड द सीन पता। हाँ, वो उन्होंने कहा है, हमें नहीं पता कौन है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। तो वो इट मीन कि ये चीज़ साबित उन्होंने कहा। इमरान खान ने एक और बात की तस्दीक भी की जो हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं वैसे, कि मैं जब अटक जेल में था तो तब भी इस किस्म की ऑफर आई थी कि आप 3 साल के लिए बाहर चले जाएं और खामोश हो जाएं, और अब जो है वो बनी गाला की ऑफर है। तो इट मीन के बिहाइंड द सीन कोई कुव्वतें हैं जो मुज़ाकरात भी कर रही हैं और ऑफरें भी कर रही हैं, और उन ऑफरों का इन मुज़ाकराती कमेटी को वन साइड शायद दूसरी साइड पीटीआई को तो पता होगा, तो जो हुकूमती कमेटी है उसको शायद पता ही नहीं कि ये पीछे क्या चल रहा है। तो वो ख्वाजा आसिफ, उनकी फ्रस्ट्रेशन, ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों वो साद रफीक जो है उनके मरहूम वालिद के बरसी पर ये कहा था, ख्वाजा आसिफ ने कि मुज़ाकरात तो हम कर रहे हैं, तो मैंने बताया अपनी हुकूमत को और नून लीग को कि हम देखना हम कहीं इस्तेमाल ही ना हो जाए। तो उन्हें शक है और बहुत से लोगों को यकीन है। और ख्वाजा आसिफ बार बार ये कहते हैं, मैंने कम से कम 3 प्रोग्राम में मैं सुन चुका हूँ, वो कहती हैं कि ये तो पिछले 2.5 साल से हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे, ये तो कहते थे हमने उधर बात करनी है, अभी तो हमें शक पड़ने लगा है कि ये अचानक कैसे तैयार हो गए कि ठीक है जी हम आपके साथ बैठते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनको अपने इस्तेमाल होने का ना सिर्फ पता होता है बल्कि वो बखुशी इस्तेमाल भी हो रहे होते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल होने का फिर मुआवजा भी वसूल करते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा मुआवजा अगर मौजूदा हुकूमत के लिए या हुक्मरान इत्तेहाद के लिए होगा भी तो वो यही होगा कि जो भी मामला तय होंगे उसमें उनको दोबारा कम से कम जेल ना जाना पड़े या कोई नए सिरे से मुकदमे ना बन जाए। तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो दोनों ही एक दूसरे की ज़मानत है। थैंक यू मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।